नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी पीसीएस की। यूपी पीसीएस 2025 आपकी परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे और ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ हैं। पीवाईक्यूज़ से मेरा आशय है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि आपकी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे यूपी पीसीएस में हो या फिर बिहार पीसीएस में हो। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज गुलाम वंश, ठीक है? इन सभी पीवाईक्यूज़ को देखेंगे। डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो है, इसको आप पूरा देखिए। बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। इससे पहले मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करूँ, आपके लिए 2-3 जानकारियाँ मैं आपसे साझा करता हूँ। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हिस्ट्री का बैच अगर आप जॉइन करना चाहते हैं या फिर पॉलिटी का बैच जॉइन करना चाहते हैं या फिर और भी बैचेज़ आप जॉइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इन बैचेस से जुड़ने के लिए आपको कूपन कोड दिए गए हैं। कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप इन बैचेस से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप इन बैचेस से जुड़ते हैं तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप इनको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के पढ़ सकें, रिवीजन कर सकें, ठीक है? चलिए, अच्छा ये जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है, ये भी आपको बैच में प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, पहला कह रहा है कि जिले इलाहा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ये शब्द है जिलिल्लाह। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा या अकबर होगा या बलबन होगा या फिर इल्तुतमिश? देखो, आंसर तो होगा बलबन, लेकिन बलबन के बारे में 2-4 जानकारियाँ आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका जो पूरा नाम था, ये नाम था गियासुद्दीन गियासुद्दीन बलबन, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ गुलाम वंश की। गियासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। ये कब से कब तक गद्दी पर रहा है? लगभग 1265 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक गद्दी पर रहा है और इसके बाद इसके ठीक 3 साल बाद पूरा गुलाम वंश खत्म कर दिया जाता है। इसका जो मूल नाम था, मूल नाम ये भी आपसे पूछा जाता है। मूल नाम था इसका बहाउद्दीन, ठीक है? ये सारे के सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। इसने कई सारी उपाधियाँ धारण की थीं। इसने कौन-कौन सी उपाधियाँ धारण की हैं? जैसे इसने एक उपाधि धारण की थी बलबन-ए-खुर्द, बलबन-ए-खुर्द, ठीक है? इसकी एक उपाधि है जिल्ले-इलाही, जिल्ले-इलाही। अच्छा ये जो शब्द है जिल्ले-इलाही इसका अर्थ क्या होता है? इसका सीधा-सा आशय होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब, ठीक है? इसके अलावा जिल्ले-इलाही एक इसकी उपाधि और है, कहा जाता है नियाबत नियाबत-ए-खुदाई। नियाबत-ए-खुदाई का आशय होता है अल्लाह का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि, ठीक है? एज़ इट इज़ ये शब्दावलियाँ आप याद रखो। अच्छा ये जो गयासुद्दीन बलबन है, इसे कुछ वंशों का संस्थापक भी कहा जाता है। सवाल ये है कि इसे किसका संस्थापक कहा जाता है? ये बलबनी वंश का संस्थापक है, याद रखिएगा। बलबनी वंश का संस्थापक है ये और इसके अलावा द्वितीय इलबरी वंश, द्वितीय इलबरी वंश का भी इसे संस्थापक कहा जाता है। एक व्यक्ति है, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी विद्वान आदमी है ये, हालाँकि अब तो नहीं है, बर्नी। नाम सुना होगा बर्नी साहब का। बर्नी साहब बलबन के लिए एक शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। बर्नी साहब बलबन के लिए कहते हैं कि ये खुफिया कातिल था। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि बलबन को खुफिया कातिल किसने कहा है? ये कहा है बर्नी ने, ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, आंसर इसका सही हो जाएगा सी पार्ट। ये बिहार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरे में आ जाओ। दूसरा क्या कह रहा है? ये दरअसल यूपी आरओ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा है। कह रहा है कि सुल्तानों में से किसे गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा गया है? खलीफा का सहायक स्वयं को किसने कहा है? स्वयं को कहा है बलबन ने, ठीक है? अब यहाँ पर आओ, कुछ फैक्ट और याद रखो। मैं बात कर रहा हूँ बलबन की। बलबन ने और या हम कहें बलबन को और किन-किन बातों के लिए जाना जाता है? इसने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। कुछ बातें जैसे इसने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, खलीफा का सहायक। इसके अलावा क्या पता है आपको विदेश में मुस्लिम सभ्यता का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है
विदेश में विदेश में मुस्लिम सभ्यता का संरक्षक। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, पूर्व में इस्लाम की पताका फहराने का श्रेय भी किसको जाता है? इसी को, बलबन को। यानी कि इसे पूर्व में इस्लाम की पताका फहराने का श्रेय, ठीक है, फहराने का श्रेय भी इसी को जाता है। इसके अलावा इसने एक विभाग का गठन किया था जिसको कहते हैं दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज, ये आपसे पूछा जाता है कि दीवान ए अर्ज, इस विभाग का गठन किसने किया? तो आंसर होगा यही है, बलबन। और ये जो दीवान ए अर्ज विभाग है, ये कैसा विभाग था? ये वास्तव में एक सैन्य विभाग हुआ करता था बलबन के समय में। इसने अपने सिखों पर एक खलीफा है, खलीफा का नाम है मुस्तसीम। ठीक है, याद रखना, एक दरअसल खलीफा है, खलीफा का नाम है मुस्तसीम। अच्छा, इन खलीफा का नाम मैंने क्यों लिखा? क्योंकि कहते हैं कि बलबन ने अपने सिखों पर, ये खलीफा दिवंगत हो चुके थे, तो दिवंगत खलीफा मुस्तसीम का नाम अंकित करवाया था। अर्थात इसने सिक्कों पर सिक्कों पर इनका नाम अंकित करवाया। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो? चलो वापस आ जाओ, आंसर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट देखो, तीसरा नंबर। तीसरे को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि तुगरिल खां ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? तुगरिल खां का विद्रोह, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है हिस्ट्री के बैच में। क्या पता है आपको तुगरिल खां ने किसके समय में विद्रोह किया था? आंसर तो होगा बलबन, लेकिन इसके विद्रोह को थोड़ा सा रिवाइज करो। अगर आप लोग हिस्ट्री के बैच से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये है भारत, ठीक है, जस्ट वेट, थोड़ा सा इसको चौड़ा बनाते हैं। ये है भारत और ये है दक्षिण भाग। अब यहाँ पर आप जब आओगे तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है बंगाल। पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर आपको मिलेगा बंगाल, जो कि बांग्लादेश वगैरह सब कुछ था इसी में। उस समय दिल्ली यहाँ पर है, ऊपर उत्तर में दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के तख्त पर कौन बैठा है? दिल्ली के तख्त पर बैठा है बलबन। और यहाँ पर है बंगाल। यहाँ पर कौन बैठा है? यहाँ पर बैठा था, यहाँ का उस समय था राज्यपाल। ये जो राज्यपाल था, इसका नाम था तुगरिल खां। तुगरिल खां, गौर करना। तुगरिल खां ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया, इसी ने कर दिया था विद्रोह। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए बलबन चलता है दिल्ली से। कहते हैं कि जब कोई भी राज्यपाल विद्रोह करता था तो वो एक उपाधि धारण करता था। ये उपाधि निर्धारित करती थी, ये दर्शाती थी कि अब वो शासक जो राज्यपाल था, वो अब अधीनस्थ सत्ता में नहीं है। अर्थात वो मुक्त हो चुका है, वो स्वतंत्र हो चुका है। ठीक है, वो संप्रभु हो चुका है। तो इसने एक उपाधि धारण की, तुगरिल ने। इसे कहा गया सुल्तान मुगीसुद्दीन। ये भी आपसे पूछा जाता है, सुल्तान मुगीसुद्दीन। सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि इसने धारण कर ली और इसके बाद इसने अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग कर लिया, बोला हम तो स्वतंत्र हैं। फिर इसके बाद चूंकि अब ये स्वतंत्र हो गया तो यहाँ से बलबन चल देता है बंगाल की तरफ। ठीक है, यहाँ से ये बंगाल की तरफ चलता है और अकेले नहीं चलता है, बलबन आता है और बलबन साथ में अपने पुत्र को लेके आता है। यानी बलबन और बलबन का पुत्र, पुत्र का नाम था बुगरा खान। गौर करना, पुत्र का नाम था बुगरा खान। ठीक है, बुगरा खान को बुलाता है। हालांकि बुगरा खान उस समय पश्चिमोत्तर सीमा में था, मंगोलों से जूझ रहा था। लेकिन ये बुलाता है बुगरा खान को और कहता है कि चलो, बंगाल में इस समय स्थितियां कुछ विपरीत हैं अपने साम्राज्य से, तुगरिल खान को सबक सिखाना है। बुगरा खान और बलबन चल देते हैं बंगाल की तरफ। और यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर आते हैं, तुगरिल खान भाग खड़ा होता है। इसके बाद इनके साथ काफी बड़ी सेना आ रही थी। इनके साथ एक सैनिक भी था, एक सैनिक था। इस सैनिक का नाम था अली। अली, गौर करना। ये जब तुगरिल खान भागा तो अली उसके पीछे भागा एक सैन्य टुकड़ी लेके। और इसके बाद अली ने तुगरिल खान के पीछे, यानी बैक साइड में कुल्हाड़ी से मार के इसकी हत्या कर दी थी। तो कहते हैं कि जो अली है, ये व्यक्ति जिसका नाम है अली, चूंकि इसने तुगरिल खान की हत्या करी थी, इसी वजह से बलबन ने खुश होकर अली को एक उपाधि दी। अली को एक उपाधि प्रदान की और इसे कहा गया तुगरिल तुगरिल
कुश, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि तुगरिल कुश किसे कहा जाता है? यही है अली, चूँकि इसने तुगरिल की हत्या करी थी। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? इसके बाद फिर बलबन वापस लौट जाता है, लेकिन अब चूँकि यहाँ का राज्यपाल तो खत्म हो गया, तो अब यहाँ का जो राज्यपाल या हम कहें यहाँ का इक्तेदार इक्तेदार नया बनाया जाता है, वो था बुगरा खान। बलबन कहता है कि बेटा बुगरा खान तुम यहीं पर रहो, तुम बंगाल का राजकाज संभालो और हम जाते हैं दिल्ली। तो ये इक्तेदार अब नया कौन बनता है? नया बन जाता है बुगरा खान, ठीक है? जो कि बलबन का पुत्र था और इसके कब्जे में बंगाल आ जाता है और ये लखनौती का इक्तेदार बना दिया जाता है। ये बातें आप समझ पाए? ठीक है, चलो वापस आ जाओ। कह रहा है कि तुगरिल खान ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? बलबन के, और तुगरिल खान मारा भी गया था। बिहार पीसीएस में पूछा गया है 2022 में। इस तरह के सवाल आपसे रिपीट भी होते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए चौथे नंबर में आओ। कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन है और कारण है, इनको पढ़ो और बताओ कि कौन सा सही है। यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है मेंस में। कथन कह रहा है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। सत्ता अपने हाथ में रखी थी, चूंकि अब बलबन ने ही ये नहीं किया था, उस समय जितने भी शासक थे सभी यही कर रहे थे, चूंकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी भारत में, है ना? डेमोक्रेसी तो थी नहीं, और राजतंत्रात्मक अगर व्यवस्था होगी तो शक्ति का केंद्र एक ही व्यक्ति के पास होगा, अर्थात सारी की सारी शक्तियां एक ही हाथ में केंद्रित होंगी। तो पहला तो सही है। दूसरे में आओ। वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। हाँ, ये भी ठीक है। उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से वो सुरक्षित भी करना चाहता था। जैसे यहाँ पर आओ, मैं आपको एक फिगर के माध्यम से फिर बताता हूँ। जैसे गौर करना। हम्म, देखो, ये है भारत, ठीक है? यहाँ पर मान लेते हैं ये वाला जो क्षेत्र है, ये है, ये काफी सेंसिटिव क्षेत्र था। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जिसको कहते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत। यहाँ पर जो पंजाब है, आपने देखा होगा आजकल भी जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं इन्हीं क्षेत्रों से होती हैं। और इसके बाद आप जब इधर आओगे, यहाँ पर आओगे तो आपको सिक्किम मिलेगा, फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये काफी सेंसिटिव इलाका था। कहते हैं कि इस क्षेत्र में, या हम कहें इस क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक उत्तर वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र, यहाँ पर, और एक और क्षेत्र, ये उत्तर का क्षेत्र, और ये हो गया दक्षिण का क्षेत्र। अच्छा, ये जो दक्षिण का क्षेत्र था, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत आता था बहुत सारे क्षेत्र। जैसे इस क्षेत्र के अंतर्गत थे जैसे समाना, समाना का क्षेत्र, इसके अलावा उच्च प्रांत, उच्च प्रांत, ठीक है? और ये जो समाना और उच्च प्रांत जैसे छोटे छोटे प्रांत थे, ये अधीन किए गए थे बुगरा खान के। बुगरा खान इनको देख रहा था। और ये जो उत्तर पश्चिम सीमा का जो उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग का मतलब है यहाँ का क्षेत्र, ये जो उत्तरी भाग था इसके अंतर्गत आते थे मुल्तान, इसके अलावा लाहौर, साथ ही साथ दीपालपुर, दीपालपुर, ठीक है? इन क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी बलबन ने अपने बड़े पुत्र को। तो बड़ा पुत्र कौन था? बड़ा पुत्र था, इसका नाम था शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद, ठीक है? और यही क्षेत्र सेंसिटिव था। तो नीचे वाला क्षेत्र देख रहा था बुगरा खान और ऊपर वाला क्षेत्र देख रहा था शहजादा मोहम्मद, जिसमें मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर और नीचे उच्च प्रांत और समाना जैसे क्षेत्र ये बुगरा खान के पास थे। बुगरा खान और शहजादा मोहम्मद ये दोनों ही दिल्ली में बैठे सुल्तान के पुत्र थे। और दिल्ली में कौन बैठा है? यहाँ पे हरियाणा के नजदीक दिल्ली, दिल्ली में बैठा है बलबन। और बलबन ने अपने इस सेंसिटिव क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने दोनों पुत्रों की नियुक्ति कर दी थी, ठीक है? और यही क्षेत्र है जो काफी सेंसिटिव रहेगा, और यही क्षेत्र है जहां से मंगोल आक्रमण करेंगे। कहते हैं कि जब बुगरा खान बंगाल की तरफ चला गया था, तो उसी समय ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र का मतलब है ऊपर से लेकर दक्षिण तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस सारे क्षेत्र की जिम्मेदारी आ गई थी शहजादा मोहम्मद के ऊपर। चूंकि बुगरा खान तो था नहीं इस समय, ये बंगाल चला गया था। शहजादा मोहम्मद यहाँ पूरा क्षेत्र देख रहा था, और उसी समय मंगोलों का आक्रमण हो जाता है। मंगोलों से बचाव के लिए
बचाव में लड़ते-लड़ते शहजादा मोहम्मद मारा जाता है। मंगोलों ने जो आक्रमण किया था, उसका नेता था तिमूर। कहते हैं कि तिमूर के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया और यहाँ पर शहजादा मोहम्मद मारा जाता है। ठीक है? और भी काफ़ी बड़ी स्टोरी है, मैंने आपको बताया हुआ है हिस्ट्री के बैच में। एक बार फिर उसको लेक्चर को देखिए और फिर आप आश्वस्त हो जाएँगे कि आपके कोई भी सवाल छूटेंगे नहीं। ठीक है? चलिए, ये भी सही है। जस्ट वेट। देखो, पहला कथन भी सही है और दूसरा जो कथन है, दूसरा जो कारण है, ये भी सही है। अच्छा, क्या कारण कथन की सही व्याख्या करता है? हाँ। 1 मिनट, 1 मिनट। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। क्यों? क्योंकि वो उत्तर-पश्चिम में मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। नहीं, ये गलत हो जाएगा। यानी बी पार्ट सही होगा। ए, आर दोनों सही है, लेकिन ए की समुचित व्याख्या आर नहीं करता है। ठीक है? नेक्स्ट देखो 5वां। कह रहा है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने एक कौन सी उपाधि धारण की थी? तूतीय हिंद तो था नहीं, कैसर हिंद भी गलत है। ठीक। उपाधि कौन सी है? हाँ, जिल्ले इलाही है। सी पार्ट सही होगा। छठे में आ जाओ। 6 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। यहाँ पर आंसर होना चाहिए बलबन। अब देखो, बलबन के बारे में हमने आपको बलबन का राजत्व सिद्धांत पढ़ाया था। कुछ याद आ रहा है आपको? बलबन का मैंने आपको हाँ, बलबन का राजत्व सिद्धांत राजत्व सिद्धांत बताया था और मैंने उसमें कहा था कि बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है, इसमें 2 मूल तत्व हैं। इसके जो मूल तत्व हैं वो कौन से हैं? मूल तत्व। इसके मूल तत्व हैं, एक तो है नियाबत ए खुदाई। नियाबत ए खुदाई, ठीक है? और इसका एक मूल तत्व है जिल्ले इलाही। और याद रखिएगा, अगर हम बात राजत्व सिद्धांत की करें, तो राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने की थी? यही है बलबन। कहते हैं कि पहला सुल्तान था ये पहला सुल्तान था जिसने किया क्या? जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी। राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। ठीक है? सिद्धांतों को स्थापित किया। और इसके मूल तत्व क्या हैं? नियाबत खुदाई, जिले इलाही। अच्छा, आपसे अगर पूछे बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है, इसमें उसने राज्य का आधार क्या बताया है? राज्य का आधार, याद रखिएगा, राज्य का आधार बताया है कि त्रिपक्षीय संबंध को माना जाता है। अर्थात इसने जो त्रिपक्षीय संबंध है, त्रिपक्षीय संबंध, इन संबंधों को राज्य का आधार बताया है। और सवाल ये है कि ये त्रिपक्षीय संबंध हैं कौन-कौन से? जैसे इसने ईश्वर, इसके अलावा शासक और शासक के अलावा जनता, इनको त्रिपक्षीय संबंध बताया है कि ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और यही है राज्य का आधार। ठीक है? वापस आओ जरा। सही उत्तर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां। 7 में क्या कह रहा है? ये आईएएस 1993 में पूछा गया है। कह रहा है कि नवरोज जो त्योहार है, वो किसने शुरू किया? हालाँकि इसका उत्तर सिंपल सा होगा, बलबन। लेकिन बलबन के द्वारा किए गए कृत्यों को थोड़ा-सा देखते हैं। कौन-कौन से उसने त्योहार शुरू किए? देखो, बलबन के समय जो फ़ारसी परंपराएँ थीं, उन्हें शुरू किया गया था। ये है बलबन, गौर करना। ये रहा बलबन और बलबन के शासनकाल में कुछ परंपराएँ शुरू की गईं। परंपराएँ शुरू की गईं और ये परंपराएँ थी कैसी? ये फ़ारसी परंपराएँ थीं। ठीक है? फ़ारसी। अब सवाल ये उठता है कि फ़ारसी परंपराएँ इसने शुरू तो करी, तो कौन-कौन सी? जैसे इसने एक फ़ारसी परंपरा शुरू करी थी, जिसे कहा जाता है सिजदा। सिजदा का मतलब क्या होता है? सिजदा का मतलब होता है आप घुटनों पर बैठ जाइए और इसके बाद फिर सिर झुकाइए सुल्तान के सामने। यानी कि घुटनों पर बैठकर घुटनों पर बैठकर सुल्तान के समक्ष सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना, सिर झुकाना।
एक इसने परंपरा और शुरू करी, ये भी फारसी परंपरा थी। ये थी पैबोस। पैबोस का मतलब क्या होता है? पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के सामने बैठ जाओ और सुल्तान के पैर चूमो, यानी कि पैर चूमना। ये है पैबोस। इसके अलावा इसने फारसी एक त्योहार जिसे कहा जाता है नवरोज त्योहार शुरू कराया था। इस नवरोज त्योहार में याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा गया है, सूर्य पूजा होती थी। ठीक है। और इसने दरबार में मद्यपान मद्यपान निषेध कर दिया था। मद्यपान निषेध। ठीक है। वापस आ जाओ। सवाल का सातवें का उत्तर सही हो जाएगा बलबन। अब आगे बढ़ो जरा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी? ये भी सही उत्तर बलबन हो जाएगा। बिहार पीसीएस 2023 में पूछा गया है। नाइन्थ देखो, 9 नंबर। कह रहा है कि कौन सा कथन है जो बलबन के संबंध में सही नहीं है? ये सवाल पूछ रहा है। तो अब पढ़ो जरा। उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बिल्कुल ठीक है। उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। इक्तादारी व्यवस्था बलबन ने शुरू नहीं की थी। तो किसने की थी? ये की थी इल्तुतमिश ने। अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा पढ़ो जरा। उसने तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा को समाप्त किया था। हाँ, बिल्कुल सही है। बंगाल के विद्रोह का दमन भी इसने किया था, तुगरिल खान वाला। ठीक, तो बी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आओ, हम आपको इक्ता से संबंधित कुछ बातें बता दें। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा इक्तेदारी व्यवस्था। गौर करना। इक्तेदारी प्रणाली। ठीक। ये जो इक्तेदारी प्रणाली है, यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे बताओ इसकी शुरुआत किसने की? शुरुआत करी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। अब यहाँ पर एक शब्द आया, शब्द है इक्ता। इक्ता का मतलब होता है भूमि। भूमि, यानी कि हम कह सकते हैं गुलाम वंश के हिसाब से प्रांत। ठीक है। और ये जो शब्द है इक्ता, ये दरअसल एक अरबी शब्द है। अरबी शब्द है, भूलिएगा नहीं, अरबी शब्द है। इसका अर्थ होता है भूमि। और यहाँ पर जो दार शब्द लगा दिया जाता है, जैसे मैंने लिखा इक्ता दार। दार का मतलब होता है नियंत्रक, और इक्ता का मतलब हो गया प्रांत। तो जब तक आप गुलाम वंश पढ़ोगे, आप इक्तेदार शब्द को याद रखना। फिर हम चलेंगे मुगल काल में, और जैसे ही हम मुगल काल में चलेंगे, आपको एक शब्द मिलेगा सूबेदार। उस समय दार हो जाएगा नियंत्रक और सूबा मतलब हो जाएगा प्रांत, तो प्रांत का नियंत्रक। आजकल आप लोग देखते होंगे, जैसे थानेदार। दार मतलब क्या है? नियंत्रक। थाना मतलब थाने का नियंत्रक। ठीक है ना? इस तरह के जो शब्द देखते हो, वो आपको बताते हैं कि ये ऐतिहासिक शब्द हैं। कभी ना कभी इन शब्दों का इस्तेमाल होता था, जैसे इक्ते का इस्तेमाल होता था गुलाम वंश में। तो ये एक अरबी शब्द है। ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी का ही गठन भी किया था, जो कि बलबन के द्वारा समाप्त किया गया है। तो नाइन्थ का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। 10वें में देखो, 10th में इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान कह रहा है कि भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। क्या ये सही है? इसमें क्वेश्चन नंबर 10वें का पहला कथन। आगे बढ़ो जरा, अभी हम बताते हैं आपको। दूसरे कथन को पढ़ो। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। क्या ये सही है? एक मिनट। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार कर दिया था और सिंधु नदी पार की थी। इसके अलावा तीसरा कथन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा तो इसके शासनकाल में तो नहीं आया है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नहीं हुआ था कि तैमूर आ गया हो। ठीक। तीसरा, ये जो पहला कथन है ये सही है। ख्वारिज्म युवराज का नाम था मंगबर्णी। आओ जरा समझते हैं इसको। देखो, यहाँ पर हम आपको कुछ बातें बताते हैं। जैसे मैं आपको लिए चलता हूँ अ, इस क्षेत्र में, यहाँ पे ये वाली सीमा रेखा बहुत कमजोर थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये उत्तर पश्चिम की सीमा रेखा है। ठीक है। उत्तर पश्चिम वाली सीमा रेखा। अच्छा, अब जरा जस्ट वेट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे से बनाता हूँ। हम्म, देखो, मैं इसको थोड़ा सा नीचे से बनाता हूँ, यहाँ से उत्तर दक्षिण। और ये जो सीमा रेखा है, ये सीमा रेखा काफी कमजोर थी। ठीक है।
और कहते हैं कि इसी क्षेत्र में यहीं पर ये जो क्षेत्र है पर्शिया, यहाँ का शासक था ख्वारिज्म और इसका पुत्र था जिसका नाम था मंगबर्नी। कहते हैं कि जब आक्रमण हुआ था मंगोलों का, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ का शासक भाग गया था आ, उत्तर की तरफ, और इसका जो पुत्र था ये भारत की तरफ भागा था, और भारत की तरफ भागने के उपरांत यहाँ का शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसने सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने सहायता देने से इनकार कर दिया था, और इसका पीछा करते 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 जो मंगोल राजा था वो हमारे सिंध नदी तक आ ठहरा था। ठीक है, तो चंगेज खान सिंध नदी तक आ गया था। तो पहला वाला सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। अच्छा, ये जो दो हैं, जस्ट वेट, ये जो दूसरा कथन है, कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। यहाँ पर तैमूर आक्रमण समय जो दिल्ली का सुल्तान था वो था नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये गलत इसलिए हो जाएगा। इसमें पढ़ो जरा, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल तक पहुंचा था। विजयनगर पर नरसा नायक का पुत्र जिसका नाम था लिम्मा, वो शासन कर रहा था, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ केवल और केवल पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार ये किसे बनाया था। बिहार पीसीएस में पूछा गया है 2008 में। तो सबसे पहला सूबेदार किसे बनाया, आओ जरा एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखो, एक फिगर के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे भारत को जब आप देखोगे तो भारत में इस लोकेशन में जब आप जाओगे यहाँ पर आपको मिलेगा बंगाल। ठीक है, बंगाल। और उस समय बंगाल का जो शासक था, इस शासक का नाम था अली मर्दान। अली मर्दान, ये यहाँ का शासक हुआ करता था। कहते हैं कि अली मर्दान की हत्या करवा दी गई थी, और इसकी हत्या के उपरांत यहाँ का एक शासक हुआ था जिसका नाम था हेसामुद्दीन। हेसामुद्दीन। और ये जो बंदा है हेसामुद्दीन, कहते हैं कि इसने विद्रोह कर दिया था दिल्ली तख्त के खिलाफ। इसने विद्रोह कर दिया। तो जब इसने विद्रोह किया तो यहाँ से फिर दिल्ली से सेना निकल पड़ती है इसके विद्रोह के दमन के लिए। ठीक है, यहाँ से सेना आ रही है। अब जब यहाँ से सेना निकलती है तो ये जो हेसामुद्दीन है ये सरेंडर कर देता है, और जब सरेंडर कर दिया तो कोई बात ही नहीं हुई। इसके बाद फिर यहीं पर बिहार में अपना एक सूबेदार नियुक्त करता है शासक, सुल्तान सूबेदार नियुक्त करता है, और उस सुल्तान का नाम होता है मलिक जानी। मलिक जानी। तो कहते हैं मलिक जानी को नियुक्त करके सुल्तान वापस हो गया था। तो खैर, वापस आ जाओ, आंसर होगा मलिक जानी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12 में क्या कह रहा है। 12 में कह रहा है कि रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत यानी सत्ता से हटाने में किसका हाथ था। सत्ता से हटाने में किसका हाथ होगा, तुर्कों का ही हाथ होगा, क्योंकि तुर्क ही थे। कहते हैं कि जब रजिया सुल्तान इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विद्रोह हुआ, तो जब इसके विद्रोह को शांत करने के लिए रजिया सुल्तान गई थी, उसी समय दिल्ली में कांड हो गया। दिल्ली में जो तुर्क अमीर थे उन्होंने बहराम शाह को सुल्तान बना दिया था, और फिर जब ये वापस आई तो उसको पता चला बहराम शाह यहाँ पर शासन कर रहा है। तो ये फिर रास्ते में एक व्यक्ति इसको मिला, हालांकि वो भी इक्तेदार ही था। पहले उसने रजिया को कैद किया, और इसके बाद फिर रजिया से उसने विवाह कर लिया था। नाम था अल्तुनिया, है ना। आपने अल्तुनिया का पूरी स्टोरी पढ़ी होगी, मैंने आपको बताया हुआ है। फिर इसके बाद वो ये दोनों ही मिलके दिल्ली की गद्दी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इनकी हत्या करवा दी जाती है। तो खैर, सी पार्ट इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आओ। 13। अच्छा, 13 नंबर को शुरू करने से पहले मैं रजिया के बारे में तीन चार बातें लिखे देता हूँ, इनको याद रखना। देखो, मैं बात कर रहा हूँ रजिया सुल्तान की। ठीक है, रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठती हैं, और 1240 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठी रहती हैं। ये है इनका कार्यकाल। आपसे अगर पूछा जाए कि इनका पूरा नाम बताओ, पूरा नाम, पूरा नाम याद रखना। इनका पूरा नाम है जलालात उद दिन रजिया। ठीक है, जलालात उद दिन रजिया, ये है इनका पूरा नाम। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ये हुआ था बदायूं में। स्मरण रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि रजिया का जन्म कहाँ हुआ। क्या इन्होंने कोई एक उपाधि धारण की थी। हाँ, इन्हें एक उपाधि से नवाजा गया था। नाम है उमदात उल निसवा। उमदात उल
निस्वां, इस उपाधि से इनको नवाजा गया। अच्छा, रजिया ने ही एक इक्तेदार बनाया था। हालांकि इनके शासनकाल में कई सारे व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी। ये लिस्ट मैंने आपको प्रदान की है, चूंकि मैंने आपको जब रजिया के खिलाफ षड्यंत्र बताया था, तो उस पूरी लिस्ट को आपको तैयार रखना चाहिए, क्योंकि हर एंगल से सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक शख्स था, ये दरअसल ताबर हिंद का इक्तेदार था। ठीक है, ताबर हिंद का ये था इक्तेदार, और ये जो शख्स था, इसका नाम था अल्तूनिया। अल्तूनिया, कहते हैं कि अल्तूनिया ने पहले रजिया सुल्तान को कैद किया, बंदी बनाया, और इसके बाद इन्हीं से विवाह कर लिया, और फिर ये दोनों चल देते हैं दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने। ठीक है, और फिर इसके बाद वहां पे डकैतों के द्वारा या डाकुओं के द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है। लेकिन इससे पहले जब ये बैराम शाह से युद्ध करते हैं, तो वहां पर इनकी पराजय भी होती है। खैर, ये रजिया सुल्तान है, कुछ फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिए। जन्म बदायूं में, उद्दीन जलालात उद्दीन रजिया के नाम से इन्हें पहले जाना जाता था। उमदात उल निस्वां इनकी उपाधि है। वापस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 में आओ जरा। कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम, ये तो आप सबको पता होगा, गयासुद्दीन। गयासुद्दीन। अच्छा, बलबन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, ये सारी बातें प्रीवियस ईयर्स में पूछी जा चुकी हैं। जैसे, ये तो आप सबको पता होगा कि बलबन का जो कार्यकाल रहा है, लगभग 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक रहा है। ठीक, यहाँ तक तो सब परिचित है। इसका जो पूरा नाम है, वो भी मैंने आपको बताया था, गयासुद्दीन। गयासुद्दीन बलबन। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि क्या बलबन सीधे सुल्तान बना था, या इसकी जर्नी शुरू होती है एक छोटे से पद से? तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आओ जरा, ये आप याद रखना। सबसे पहले बलबन को खरीदा जाता है। नाम था ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी। ख्वाजा जमालुद्दीन जमालुद्दीन बसरी, ये एक व्यक्ति है, और ये सबसे पहले बलबन को खरीदता है। ठीक है, इसने खरीदा। इसके बाद फिर इल्तुतमिश की तरफ से, यानी सुल्तान की तरफ से, एक व्यक्ति था जिसका नाम था वजीर वजीर जुनैदी। कहते हैं कि इसने जैसे ही बलबन के संपर्क में आया, इसने जमालुद्दीन बसरी से बलबन को खरीद खरीद लिया। ठीक है, बलबन को खरीदा, और जो जुनैदी ने बलबन को खरीदा था, वो किसकी तरफ से खरीदा था? इल्तुतमिश की तरफ से। फिर इसके बाद अपनी योग्यता के कारण ये खासदार के पद पर पहुंचा, खासदार बना। छोटे छोटे पद से शुरुआत करते हैं सुल्तान, तब देखो जाके कहाँ बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप, जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, शिवाजी के बारे में पढ़ाऊंगा, वहां पर भी आप देखेंगे कैसे छोटी सी शुरुआत से सल्तनत न कहें, एक पूरे के पूरे क्षेत्र के, महाराष्ट्र में उनका नाम हो जाता है ना। तो खैर, खासदार बना। खासदार के बाद फिर ये अमीर ए शिकार बना। अमीर ए शिकार, इस पद पर ये आया। फिर इसके बाद चलते चलते अपनी योग्यता की वजह से ये अमीर ए आखूर बना। अमीर ए आखूर। फिर इसके बाद इसको हांसी की इक्ता प्रदान की जाती है। हांसी की इक्ता इसे प्रदान की गई। इसके बाद फिर इसे अमीर ए हाजिब का पद मिला। अमीर ए हाजिब, इस पद पर ये रहता है। फिर इसके बाद ये एक और पद धारण करता है, नाम है नाइब ए मुमालिक। नाइब ए मुमालिक, इस पद को धारण करता है, और इसके बाद फिर ये बनता है दिल्ली का सुल्तान। ठीक है, शुरुआत देखो कहाँ से, खरीद फरोख्त से, यानी एक गुलाम से शुरुआत करता है, और कहाँ पहुंचता है? सुल्तान के पद तक पहुंचता है। तो खैर, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14। 14 में क्या कह रहा है? 14 में कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? रक्त और लौह की नीति ये अपनाई थी बलबन ने, लेकिन वास्तव में ये नीति है क्या? देखो, अगर हम बात करें रक्त और लौह की, इसका मतलब होता है, रक्त का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, यानी कि शुद्ध तुर्की नस्ल के लोगों को ही सत्ता में ये भागीदार बनाता था। अर्थात तुर्की शुद्ध तुर्की नस्ल के लोगों को
सत्ता में भागीदार बनाता था। सत्ता में भागीदार हूं, ऐसी व्यवस्था इसने कर रखी थी। लौ का मतलब क्या होता है? लौ का मतलब है, ये प्रतीक है निरंकुशता का। निरंकुशता का, यानी राजशाही निरंकुश शासक था ये। ठीक है, तो 14 का सही हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कह रहा है? 15 में कह रहा है, जस्ट वेट, हाँ, 15 में कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? आंसर फिर से हो जाएगा बलबन। ठीक है, 16 में आ जाओ, 16 में ध्यान से पढ़ो इसको। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली को स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। हालांकि राजधानी इससे पहले दिल्ली नहीं थी, लेकिन चूंकि बात हो रही है इल्तुतमिश की, गौर करना, बात हो रही है इल्तुतमिश की, तो मैं इल्तुतमिश के बारे में दो चार जानकारियां आपको आपसे साझा कर दूं। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत, इसका वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक, ये आएगा आंसर इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्थापक कहा जाता है, लेकिन जो वास्तव में दिल्ली को पहचान दिलाना, दिल्ली में साम्राज्य विस्तार करना, ये सारा का सारा काम इल्तुतमिश का था। ठीक है, इसे कौन कौन सी उपाधियों से नवाजा गया है? इसकी कई सारी उपाधियां हैं, इसने कई सारी उपाधियां धारण की। जैसे इसे कहा जाता था गुलामों का गुलाम, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था। इल्तुतमिश को मकबरों का मकबरों का पितामह कहा जाता है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की भी उपाधि धारण की थी। सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की। ठीक है, अच्छा, ये कहते हैं कि इल्तुतमिश पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने खलीफा से इसको खिल्लत प्रदान की गई थी, और ये 1229 ईस्वी का मामला है। याद रखिएगा, 1229 ईस्वी में 1229 ईस्वी में इसने खलीफा से खलीफा से इसे खिल्लत प्रदान की गई, खिल्लत प्रदान की गई। अब एक सवाल और आपसे पूछा जाता है कि भाई ये जो खलीफा है जिससे खिल्लत इसे मिली है, ये कौन था उस समय? इसका नाम था अल मुंतसिर बिल्लाह। अल मुंतसिर बिल्लाह। ठीक है, और ये बगदाद का खलीफा था। अच्छा, ये खिल्लत मिलना का मतलब क्या होता है? खिल्लत मिलना का सीधा सा मतलब होता है अधिकार पत्र मिलना, अधिकार पत्र प्रदान कर दिया जाना। और एक बात मैं और आपको बता दूं, ये जो आपने तराइन का पहला युद्ध सुना होगा, दूसरा युद्ध सुना होगा, तराइन का एक तीसरा युद्ध भी हुआ था। ये किसके समय में हुआ था? इसी के समय में। देखो, इसके समय में तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ। ईयर याद रखना, पूछा जाता है। 1215 से लेकर 1216 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। कहते हैं कि इसमें एक तरफ इल्तुतमिश था और दूसरी तरफ था याल्दौज। ठीक है, इल्तुतमिश इसमें जीतता है, याल्दौज इसमें हार जाता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? इन दोनों के मध्य हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध। तो खैर, क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। 17, दिल्ली का वह पहला सुल्तान मुझे बताओ। कह रहा है दिल्ली का वो पहला सुल्तान बताओ जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की थी। ये तो इल्तुतमिश ही होगा, है ना? मैंने सिक्कों के बारे में आपको बताया है, इल्तुतमिश की आर्थिक नीति के बारे में चर्चा की थी। देखो, इल्तुतमिश, ठीक, गौर करना, इल्तुतमिश की आर्थिक नीति हमने आपको बताई थी। देखो, मैंने आपसे कहा था कि ये बंदा पहला ऐसा व्यक्ति था, या हम कहें ये बंदा पहला तुर्क शासक था। तुर्क शासक था जिसने क्या किया था? जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। ठीक है, अर्थात शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला ये पहला शासक था, पहला तुर्क शासक था। अच्छा, शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए तो कौन कौन से? जैसे इसने चांदी का टंका जारी किया जो 175 ग्रेन का था।
इसने तांबे का टंका चलाया, तांबे का टंका चलाया, ठीक है। इसके अलावा इसने और भी कई सारे महत्वपूर्ण काम किए हैं। जैसे कहते हैं 1231-32 ईस्वी में इसने एक काम और किया। क्या? इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है इसे पूरा कराया। याद रखिएगा 1231-32 में कहते हैं कि इसको पहला मकबरा निर्माण कराने का श्रेय भी जाता है। अर्थात इसी ने पहला मकबरा का निर्माण कराया था, ठीक है। और पहला मकबरा का निर्माण कराया था और इसी व्यक्ति को यानी इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। मकबरों का पितामह, हमेशा याद रखो, इस फैक्ट को आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एक वर्ष है 1223 ईस्वी। 1223 ईस्वी में इसने मस्जिद बनवाई थी बदायूं में। बदायूं में इसने एक मस्जिद बनवाई, ठीक है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि 1223 ईस्वी में बदायूं में मस्जिद, मस्जिद मतलब जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो यही है, इल्तुतमिश। वापस आ जाओ, सही उत्तर होगा बी पार्ट। 18 में आ जाओ जरा, 18 को देखो। कह रहा है कि कौन सी इल्तुतमिश के सल्तनत काल में सल्तनत की राजधानी थी? तो राजधानी दिल्ली थी, क्वेश्चन नंबर 18 का। हाँ, डी पार्ट इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक मैं डेटा और आपसे साझा कर दूं। हालांकि ये सारे के सारे डेटा मैंने आपको विधिवत बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी लगातार इनको रिवाइज करते रहो तो आपके चीजें दिमाग में रहेंगी पीसीएस एग्जाम तक, ठीक है। इल्तुतमिश में आओ जरा। इल्तुतमिश की राजधानी क्या थी? दिल्ली। गौर करना। इसके बारे में 3-4 फैक्ट मैं और आपसे साझा करता हूँ। जैसे देखो, ये 3 फैक्ट। भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास किसके काल से शुरू होता है? यही है इल्तुतमिश। ये फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट बना के, याद रखो। आपसे अगर हम पूछें कि मुझे बताओ भारत में मुस्लिम संप्रभुता, मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास ये किसके समय में शुरू हुआ था? ये हुआ था इल्तुतमिश के काल से। एक वर्ष है 1235 ईस्वी, ठीक। ये वर्ष मैंने क्यों लिखा? क्योंकि याद रखना पूछा जाता है। कहते हैं कि इस दौरान तिब्बती भिक्षु एक भारत आया था इसी के काल में। इसी के काल में एक तिब्बती भिक्षु ये भारत आया, ठीक है। आपसे अगर नाम पूछे कि इस भिक्षु का नाम बताओ तो आप बताओगे धर्म, धर्म स्वामी। ये भिक्षु भारत आया था। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ है, इसका नाम आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से पीसीएस में सवाल पूछ चुका है। एक ग्रंथ है, इसका नाम है जवामी उल हिकायत। जवामी उल हिकायत। सवाल ये है मेरा कि इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रचनाकार है महसूद औफी। महसूद औफी, याद रखिएगा। ये ग्रंथ क्यों महत्वपूर्ण है? सवाल क्या पूछा गया था आपके पीसीएस में? पूछा गया था कि सर्वप्रथम चुंबकीय कंपास का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यही है जवामी उल हिकायत। हमेशा याद रखो, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम चुंबकीय कंपास का उल्लेख, चुंबकीय कंपास का उल्लेख ये कहाँ मिलता है? इसी ग्रंथ में। और इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? महसूद औफी। वापस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 में चलो। 19 में कह रहा है कि सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। 20 में आ जाओ। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? पहला मुस्लिम शासक ये पूछ रहा है। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? ये था इल्तुतमिश। 21 देखो। 21 में कह रहा है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, ये कौन था? फिर से पढ़ो तो मुस्लिम शासक, उस मुस्लिम शासक का नाम बताओ जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। ये इल्तुतमिश होगा यहाँ पे, ठीक है। इल्तुतमिश क्यों होगा? आओ जरा समझते हैं इसको।
मैंने आपको एक पीछे डेटा बताया था। जस्ट वेट। पीछे मैंने डेटा बताया था, हाँ। खिल्लत प्रदान की गई थी इसको। देखो, अब यहाँ पर आओ। मैं बात कर रहा हूँ इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की एक बार फिर से समझते हैं इसको। ठीक है। कहते हैं कि इल्तुतमिश को 1229 ईस्वी में क्या प्रदान किया गया? खिल्लत प्रदान की गई। ठीक है। ये जो खिल्लत प्रदान की गई थी, ये खलीफा के माध्यम से प्रदान की गई थी। और जब इसको खिल्लत प्रदान की गई, खिल्लत का सीधा सा मतलब होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र। यहां तक बात समझना। इसका सीधा सा मतलब होता है कि दिल्ली सल्तनत को गजनी से स्वतंत्र अलग अस्तित्व की मान्यता दे दी गई थी। ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पर आपसे ये जो सवाल पूछा गया है कि जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, उसका आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 22 नंबर। 22 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? अच्छा, प्रतिद्वंदी के बारे में पूछ रहा है। देखो, मैंने आपको एक फिगर के माध्यम से बताया था कि अगर हम भारत की स्थिति की बात करें, जैसे ये रहा भारत, और भारत में ये रहा दक्षिण वाला पार्ट, ये है गुजरात, और ये जो पोर्शन है भारत का, यही क्षेत्र ज्यादा कमजोर था। ठीक। यहाँ पर एक बड़ा सा क्षेत्र हुआ करता था, ये वाला क्षेत्र, सिंध। और यहाँ पर एक क्षेत्र हुआ करता था, आ, इसको क्या कहेंगे? गजनी। अच्छा, यहाँ पर है इल्तुतमिश, दिल्ली में। ठीक है। यहाँ पर है इल्तुतमिश। और आप जब भारत में इस डायरेक्शन में जाओगे, ये वाला जो क्षेत्र है पूर्व की तरफ, यानी ये क्षेत्र बंगाल की तरफ, तो बंगाल में भी एक प्रतिद्वंदी बैठा था इल्तुतमिश का। इसका नाम था अली मर्दान। अली मर्दान। और गजनी, गजनी में कौन था? यहाँ था यालदौज। और ये सिंध, सिंध में कौन था? सिंध में था कुबाचा। अब इल्तुतमिश संबंध स्थापित करेगा कुबाचा से, युद्ध करेगा यालदौज से, अली मर्दान से भी युद्ध करेगा। और ये इसके सामने तीन चुनौतियां थी। गजनी से यालदौज की चुनौती, ये भी दिल्ली को कब्जाना चाहता था। कुबाचा की चुनौती, ये भी दिल्ली को कब्जाना चाहता था। और अली मर्दान, ये अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था। ठीक है। तो कुबाचा, कुबाचा, यालदौज और अली मर्दान, ये तीन है प्रतिद्वंदी। तो यालदौज भी, कुबाचा भी, अली मर्दान भी। लेकिन अल्तुनिया, ये गलत हो जाएगा। अल्तुनिया रजिया सुल्तान के समय में आएगा। ठीक है। तो डी पार्ट सही है। नेक्स्ट देखो, 23। 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी? तो इसमें तो सही उत्तर यही होगा, रजिया सुल्तान। ठीक। 24 में आओ जरा। 24 कह रहा है कि दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान का जो समकालीन था, वो पूछ रहा है आपसे। आंसर होगा इल्तुतमिश। अच्छा, ये जो चंगेज खान है, इसे तैमुचिन भी कहा जाता था। ठीक है। और भारत पर इसने आक्रमण किया, भारत पर हालांकि नहीं आक्रमण किया था, लेकिन सिंधु से ये वापस हो गया था। लेकिन भारत के किनारे आ गया था, ये मंग बरनी के कारण आया था। 25 देखो। 25 में क्या कह रहा है? 25 में कह रहा है कि किसके शासनकाल में मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर आ गए थे? हालांकि इसके बारे में हमने आपको बताया भी है, किसके शासनकाल में आ गए थे। ये आए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में। इसके बारे में हमने आपको बताया था। यहाँ पर आओ, एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। ये भारत है। ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भारत की दिशाएं। उत्तर में जम्मू कश्मीर, नीचे है तमिलनाडु। पूर्व पश्चिम। अच्छा, जब आप इस डायरेक्शन में आओगे, यहाँ पर देखो, इस जब आप दिशा की तरफ आओगे, तो ये दिशा काफी कमजोर थी भारत की। यहीं पर एक राज्य हुआ करता था, एक क्षेत्र हुआ करता था, जिसका नाम था पर्शिया। ठीक है। यहीं पर एक क्षेत्र था जो पर्शिया कहलाता था। और इसी पर्शिया का शासक कौन था? इसी पर्शिया का शासक था, इसका नाम था ख्वारिज्म। ख्वारिज्म। और इसका एक पुत्र भी था, पुत्र का नाम था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन मंगबरनी। ठीक है। यहां तक बात समझ पाए? अच्छा, इसी दौरान हो क्या रहा था? पूरे के पूरे मध्य एशिया को रौंद के चंगेज खान बढ़ रहा था पर्शिया की तरफ। ये लगातार बढ़ता जा रहा था। ये पहुंचता है पर्शिया, यहाँ पर। ये है चंगेज खान।
चंगेज खान, ठीक है, इसे ही तैमुचिन भी कहा गया है। तैमुचिन, ये जा रहा है ईरान की तरफ। ईरान को इसने जबरदस्त तरीके से लूटा, पूरी तरह से ईरान को नष्ट कर दिया। ईरान हो गया नष्ट, ईरान को नष्ट कर दिया। अब इनके पास रास्ता क्या है, ख्वारिज्म के पास और मंगबरनी के पास, कि ये यहाँ से भाग जाएं। कहते हैं कि ख्वारिज्म भाग गया था, ये भागा, ये भागता है ये कैस्पियन सागर यानी समुद्र तट की ओर। ये कैस्पियन समुद्र तट की ओर भाग जाता है, ठीक है। और अब बचा मंगबरनी, तो अब ये कहाँ भागेगा, ये भागता है भारत की ओर। ये भारत की ओर भागा, और उस समय भारत में बैठा था इल्तुतमिश, ये है दिल्ली। यहाँ पर कौन बैठा है, मान लेते हैं यहाँ पर बैठा है इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। कहते हैं कि मंगबरनी ने एक अपना दूत भेजा, कहाँ पर, इल्तुतमिश के पास। एक अपना दूत भेजता है और कहता है, दूत से कहलवाता है कि भैया इल्तुतमिश से सहायता मांगो जाके। इस दूत का नाम था आइन उल मुल्क। आइन उल मुल्क। आइन उल मुल्क जैसे ही इल्तुतमिश के पास जाता है और मंगबरनी का पीछा करते करते इधर चंगेज खान चला आता है, सिंधु नदी के पास जमघट जमा लेता है। अच्छा, आइन उल मुल्क की हत्या करवा दी इल्तुतमिश ने, और कहा कि भैया मंगबरनी से कहलवा दिया कि आपके लिए हमारे देश की जलवायु अनुकूल नहीं है, लिहाजा जलालुद्दीन, मंगबरनी के पास और कोई विकल्प नहीं था, ये यहाँ से भाग जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले सिंध क्षेत्र में कुछ समय तक ठहरता है। लेकिन इसके बाद जब ये मंगबरनी यहाँ से निकल जाता है, तो चंगेज खान का जो आक्रमण का डर था वो भी समाप्त हो जाता है। लेकिन इस दौरान इल्तुतमिश ने एक काम किया। इल्तुतमिश ने किया ये कि ये जो सिंध वाला क्षेत्र है, इसे बफर स्टेट घोषित किया था मंगोलों से रक्षा के लिए। तो एक सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि बफर स्टेट, भारत में इल्तुतमिश ने बफर स्टेट किसे बनाया था मंगोलों से रक्षा के लिए, ये बनाया था सिंध को, ठीक है। हाँ, चंगेज खान के बारे में कहा जाता है कि ये इतना क्रूर था, इतना क्रूर था, इसे तेमुजिन तो कहा ही जाता था, इसे श्रापित भी कहा जाता था, इसे खुदा का कहर भी कहा जाता था। तो खैर, ये मैंने आपको, हाँ, हिस्ट्री के बैच में कराया हुआ है, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए या फिर लेक्चर देखिए बार बार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।